हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपने मैराथन सीरीज में लास्ट क्लास इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यू किया था हमने, उसके अकॉर्डिंग आज हमारा सिलेबस बनता है चैप्टर 2। ठीक है। चैप्टर 2 हमें ये बताएगा, जैसा हमने पहले प्रीवियस जब पहला वीडियो हमने शूट किया था इंडियन इकोनॉमी को लेकर, तो उसके अंदर में हमने खास क्या बात देखी थी इंडियन इकोनॉमी को लेकर। हमारी सबसे खास बात ये थी कि हमने ये देखा था कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले कैसी थी, फिर आने पर कैसी हुई, फिर जब वो छोड़ कर गए तब कैसा। तो चैप्टर 1 तो ये 3 फेजेस को कवर कर दिया। फिर जब वो छोड़ कर चले गए, आज़ादी हमें मिल गई, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या सोचना और करना पड़ा ताकि वो खुद को अच्छा बेटर कर सके। तो हम चैप्टर 2 को ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, चैप्टर 2 हमारा रिवाइवल की स्टोरी है। किसकी है? रिवा रिवाइवल की स्टोरी है। यानी इसमें हमने स्टेबिलिटी का पाथ चुना कि पहले जो जो चीजें उन्होंने तबाह की, हमने देखा था ना, प्राइमरी को खराब किया, सेकेंडरी सेक्टर को खराब किया, हमारे फॉरेन ट्रेड को खराब किया, हमारे लोगों को खराब किया, सारा चीज वो तबाह करके तो भग गए। अब उनको जब भगा दिया तो उसके बाद इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जब आजाद हम हुए तो हमारे सामने क्या परिस्थितियां थी, क्या प्रॉब्लम थे, क्या सिचुएशन हमारे को झेलनी पड़ी थी, और उन चीजों को हमने फिर ठीक कैसे किया, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सब हमारा इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि जब वो छोड़ कर गए तो हमारी इकोनॉमी की स्थिति में या हमारी इकोनॉमी के सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ी रह गई। उस वक्त हमें चीजों को सुधारना था। तो अब सारे रिसोर्स ऑलमोस्ट लेके वो चले गए थे। ठीक है। तो हमारे सामने लिमिटेड रिसोर्सेस आ गए, और हमारे उस वक्त बहुत सारी चीजों में जरूरत थी डेवलपमेंट की, तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स आ गई। तो कहीं ना कहीं हमारे को एक सिचुएशन समझनी पड़ी, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम अचानक से आ गई। और फिर हमें ये लगा कि अब जो बचे खुचे रिसोर्स हैं, इनके साथ ही हमें अपना स्टेबिलिटी का पाथ अपनाना पड़ेगा, अपने इंडिया को रिवाइव यानी रिस्टोर करना पड़ेगा। रिवाइव मतलब सीधी बात क्या करना होगा, हमारे को रीस्टोर करना होगा, उसको वापस से सही करना होगा, उसकी जो जो चीजें बुरी हो गई हैं, जो जो चीजें बर्बाद हो गई उनको ठीक करना। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने इकोनॉमिक प्लानिंग का या इकोनॉमिक एक डिसीजन लिया, और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमने यहाँ पर देखा, उस वक्त हमें ये सोचना पड़ा, डिसाइड करना पड़ा कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उससे हम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, अभी इकोनॉमी में किस चीज की जरूरत है। दूसरी बात, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने के दो मेन मेथड होते हैं, हम कौन सा अडॉप्ट करें। ठीक है। ये सब कब की बात मैं बोल रहा हूँ? 1950 की कहानी का बात बता रहा हूँ बेटा। ये सब मैं 1950 के टाइम का बात बोल रहा हूँ। ठीक है। 1950 के टाइम की हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करे। इतनी बात समझ में आया, किसके लिए प्रोड्यूस करे। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर में क्या हुआ, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमने सोचना पड़ा उस टाइम पे कि मैं कंज्यूमर गुड्स कितना बनाऊं और कैपिटल गुड्स। याद है, उन्होंने कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री हमारे यहाँ बननी ही नहीं दी थी। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री सिंपल सा बात है, जो मशीन वगैरह बनाने की फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं वो। ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स यानी जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रीज। तो ये बोल रहा है कि भाई उस वक्त हमें डिसाइड करना पड़ा कि हम कैपिटल गुड्स कितना बनाए, मशीन वगैरह, और कितना हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना पड़ा। ठीक है। ओके। तो कंज्यूमर गुड्स यानी वो गुड्स जो सेटिस्फैक्शन के लिए होंगे, कैपिटल गुड्स वो जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होंगे। ठीक है, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होंगे। और हमारे कंज्यूमर गुड्स को बेसिक, कंफर्ट और लग्जरी में बांटा गया है। बेसिक यानी रोटी कपड़ा मकान, मतलब जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कंफर्ट यानी जो चीज हम अपने मर्जी के, अपने कंफर्ट के लिए, अपने थोड़ा सा और ज्यादा सेटिस्फैक्शन, सुख के लिए खरीदते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज कूलर वगैरह। ठीक है। और लग्जरी
मतलब आप जानते ही हो जो हाईली कंफर्ट देने वाले चीज हो या जो बहुत प्रेशियस हो, ठीक है। तो वो सारी चीज, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि आज की स्थिति के हिसाब से 1950 के टाइम पे, 1950 के टाइम के हिसाब से हमें क्या करना हो कि कितना कंज्यूमर गुड्स बनाए, कितना कैपिटल गुड्स बनाए, ये सोचना पड़ा, ठीक है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, उस वक्त के हिसाब से हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक था भी नहीं। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर मतलब मोर लेबर का यूज करना और लेस मशीन का, और कैपिटल इंटेंसिव मोर मशीन लेस लेबर का यूज। तो भाई उस वक्त हमारे पास मशीन्स हुआ ही नहीं करती थी ज्यादा, तो हम यूज क्या करें? तो हम उस वक्त यूज किए कौन सा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी वहां पर हमारे पास लोग बहुत सारे थे, तो लोगों को हमने यूज किया और उनके थ्रू हम अपना प्रोडक्शन को कैरी आउट करने का डिसाइड किए, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फिर हमें यह सोचना पड़ा कि भाई हमारे जो इकोनॉमी में है उस वक्त, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा ना कि भाई फॉर होम टू में कि लोअर इनकम के लिए कितना प्रोड्यूस करें, मिडिल के लिए कितना प्रोड्यूस करें और हायर इनकम ग्रुप के लिए कितना प्रोड्यूस करें सामान, ये सब हमें देखना पड़ा था। इतना बात समझ में आया? ओके। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी कि भाई किस तरीके से हमने 1950 से 1990 तक की कहानी जर्नी को सोचा पहले कि सही करेंगे तो कैसे। तो सही करने के लिए हमने 3 डिसीजन लिया कि हम कितना क्वांटिटी कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे और हम किन के लिए बनाकर मतलब किनको बांटेंगे, ठीक है। ये सोच लिया। फिर उसके बाद एक टॉपिक हमारा आता है कि ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस हमने अभी देखा ना, मतलब सामान बनाने का व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये अगर इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। ये अगर हम लोग क्या कहें, अगर ये एक प्राइवेट, हम पूरा ये किसके मत्थे छोड़ दे? प्राइवेट के, तो उसको, उस इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक कहते हैं। और जो हमने पूरा गवर्नमेंट के मत्थे छोड़ दिया कि ये काम गवर्नमेंट ही करेगी, व्हाट टू, हाउ टू एंड फॉर हुम टू, तो उसको सोशलिस्टिक कहते हैं। और जिसमें दोनों मिलकर करें, गवर्नमेंट भी चलेगी और प्राइवेट भी साथ साथ, जो कि हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया ने अडॉप्ट की। तो हमने उस वक्त इन 3 ऑप्शंस में से अपने इकोनॉमी को सही करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने डिसाइड किया कि भाई कि हम अपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो अभी व्हाट टू, हाउ टू एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस है, उसका सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का हेल्प लेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया। बाकी डिटेल इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हैं, बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट बात अब समझते हैं इधर पे, ये अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात हमारा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं बेटा, वो एमसीक्यू में कई बार पूछ देता है। तो मैं, क्योंकि अभी सिलेबस को हमारे को मेन तरीके से समझाना है, मैं वो नोट्स वाले पोर्शन को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, मतलब पॉज लेकर उसके बाद नोट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। वो छोटी बात है, मैं उस पर नहीं ध्यान दे रहा। अब ध्यान से सुनना, हमें रिवाइव करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए क्या करना पड़ा? हमारे को रिवाइव करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए अब 5 ईयर प्लान लाना पड़ा, ठीक है। 1950 में हमने ये प्लान डिसाइड किया और 51 से हमने कैरी आउट किया। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना लाए कि भाई हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर सब खराब हो रखा है, उसको ठीक करने के लिए हमने लाए। जब हम 5 ईयर प्लान लाए ना, एग्जाम में 5 ईयर प्लान का गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर में ये बोलता है कि जब हमने 1950 में रिवाइवल के लिए 5 ईयर प्लान लाया, तो वो 5 ईयर प्लान लाने का ऑब्जेक्टिव, गोल क्या था, एम क्या था? तो उस वक्त हमारे को कुछ चीजें जरूरी थी, ग्रोथ लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, सेल्फ रिलायंस लाने के लिए। कहने का मतलब हमारे यहाँ 4 ही तो खराबी, मतलब 4 मेजर तो दिक्कतें थी कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में वो वेज लाए, वो स्ट्रेटेजीज लाए जिसमें हम ग्रोथ लाएंगे। ग्रोथ मतलब हम एक तरीके से अपना, सीधा सीधा लाइन बोलूं तो जीडीपी को कैसे बढ़ाएं, इसमें ये डिसाइड किया। फिर इक्विटी, इक्विटी का मतलब सिंपल सा हुआ कि भाई बहुत सारा भेदभाव हो गया था, 2 ग्रुप में बढ़ गया था, जमींदार और टिलर्स, ठीक है। जमींदार लैंडलॉर्ड्स वर्सेस टिलर का भी ग्रुप हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा रिच और पुअर, मतलब कुछ लोगों के पास खूब पैसा और कुछ लोगों के पास खाने के भी नहीं थे।
लाले पड़े हुए थे। तो ये बोल रहा है उतना ज्यादा ये जो डिफरेंस है इक्विटी का मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त बहुत ज्यादा था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, कम करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था। तीसरी बात है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हमारे लोगों की सोच में बंधुआ मजदूर 200 साल तक कोई हो गया तो गुलामी का आदत सा हो गया था एक तरीके से, उनकी सोच डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो इसमें एक तो उनका मेंटल हॉरिजॉन को बढ़ाना, उनका मेंटल स्पेस को बढ़ाना, वो ज्यादा कुछ सोच सके, नया नया थॉट ला सके। दूसरा चीज हमारी जो टेक्नोलॉजी भी खराब थी ना, वो भी इसके अंदर आता है। टेक्नोलॉजी को भी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी। तो मैंने यही चीज लिखा है, न्यू टेक्निक को अडॉप्ट करना और चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी अपने मेंटालिटी को एक तरीके से इंप्रूव करना, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करना, ये सब भी चीज जरूरी थी उस वक्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सेल्फ रिलायंस कहने का मतलब हमारा पूरा, हमने फॉरेन ट्रेड देखा था कि हम सब चीज के लिए डिपेंडेंट ब्रिटेन के ऊपर हो गए थे। तो भैया ब्रिटेन के ऊपर जब हम हो गए, तो इस बार अब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब हमें ब्रिटेन तो जाकर लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मेक इन इंडिया जैसा काम करेंगे। मतलब हम ट्राई करेंगे कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के बाद खुद से ही प्रोडक्शन करें और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस वाला जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, वो यही कहता है। सेल्फ रिलायंस क्या कह रहा है हम लोगों को, कि हम खुद से बनाएंगे, वी विल प्रोड्यूस बाय आवरसेल्फ। तो ये किस लिए जरूरी था, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी मतलब हम फॉरेन पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। दूसरी बात, फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए। बाकी और किसके लिए था, कि फॉरेन लोग अगर हम ज्यादा डिपेंडेंट हो गए तो वो दखल अंदाजी करेंगे, वो लोग अपना दिमाग उसमें लगाएंगे। तो इसी चीज को कट डाउन करने के लिए हमने एक और ऑब्जेक्टिव रखा इसका, 5 ईयर का एक और गोल रखा, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये चार चीज हमारी खराब हो रखी थी। तो हमने पहले 5 ईयर प्लान में, मतलब हमारे 5 ईयर प्लान को जब बना रहे थे, तो उसका 4 मेजर ऑब्जेक्टिव रखा। एक और चीज मैं बता रहा हूं, आपको बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। ग्रोथ और इक्विटी ना, ग्रोथ और इक्विटी ज्यादातर फोकस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो उन्होंने तबाह किया था ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही तो ग्रोथ लाना है, जीडीपी बढ़ाना है, वहां पर ही तो हमारा सब कुछ खराब कर दिया था उन्होंने। ठीक, इक्विटी जमींदार वगैरह का और वो सब सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला वाला काम तो उधर पे ही तो हुआ था, भेदभाव। तो एग्रीकल्चर वाला, ये जो दिक्कत किया था उन्होंने, उसको सुधारने के लिए हमने ग्रोथ और इक्विटी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रख दी थी, हमारे को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। उन सब चीजों को सही करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए मॉडर्नाइजेशन का हथियार उठा लिया। और सेल्फ रिलायंस मेन, पहले हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे फॉरेन ट्रेड वगैरह से, मतलब हमारे टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब, तो उसको इंप्रूव करने के लिए सेल्फ रिलायंस वाला वे लगाया। हालांकि ये आपके बुक में डायरेक्ट कंक्लूसिव एविडेंस से नहीं दिया गया है, और सारे ही एक दूसरे में हेल्प करेंगे, लेकिन प्राइमरली अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये कंक्लूजन निकल कर आता है। ठीक है, तो हमारा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने जैसा आपको बताया था कि 1950 से 1990 तक हमने रिवाइवल की स्टोरी ली है, रिस्टोर करने की। तो हम थोड़ा सा अभी ये जानने वाले हैं कि जब 1950 में, मतलब आजादी पर छोड़े थे, तो हमारे ना एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम थी, या उसका क्या फीचर, या उसका क्या सिचुएशन था, और फिर हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया। इतना बात क्लियर? तो देखते हैं पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन 1950 टू 1990 कैसी सिचुएशन, कैसा कंडीशन, हालात थे। तो सबसे पहले याद होगा जब वो छोड़कर गए थे, तो बर्बाद करके जब गए थे पूरी चीज, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी, यानी हमारे आउटपुट, लैंड की जो फर्टिलिटी थी, उस पे से जो उगाते थे अनाज, वो बहुत कम होता था। दूसरी बात, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मोर देन रिक्वायर्ड पीपल वर वर्किंग ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब छोटे छोटे लैंड उनके पास थे, बाकी लैंड तो जमींदार के पास थे, और उनके फैमिली में लेट सपोज एक जमीन को अच्छे से उगाने के लिए एक जमीन पर 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन फैमिली में 6 लोग हैं, तो 6 लोग जाकर उस जमीन पे काम कर रहे हैं। 6 लोग के काम कर देने से तो क्या क्या जमीन ज्यादा
उगाव दे देगी, 19-20 का फर्क आएगा ना बस। तो यही चीज ये बात बोल रहा है कि भाई जितने लोगों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोग लगे हैं उसी काम में, तो मोर देन रिक्वायर्ड को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, उस वक्त भर भर कर थी ऐसा। क्यों? क्योंकि सारे जमींदार के हत्थों थे। ठीक है, और टिलर्स वगैरह लोग बेचारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो रहे थे अपने छोटे छोटे प्लॉट में काम करके। ठीक, फिर उस वक्त कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं दी थी, तो हम लोग डिपेंडेंट थे रेनफॉल के ऊपर, मेनली डिपेंडेंट थे इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे हम लोग? रेनफॉल के ऊपर, कि बारिश होगी तो फसल ग्रो करेगी। ठीक, आज भी इंडिया में ऐसा बहुत जगह है। ठीक है, अच्छा, फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग याद हो अगर आपको, मैंने बताया था अपना फूड क्रॉप उगाना, यानी इतना उगाना बस जितने से आपका गुजारा हो जाए, बेचने के लायक नहीं, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के पर्पस से। तो उस वक्त वही था, हैंड टू माउथ का रूल चलता था कि बस पेट भर जाए उतना ही उगाने के पॉसिबिलिटी थी, या उगाते ही थे लोग। ठीक, तो यही बोल रहा है कि उस वक्त सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत प्रिवेल कर रहा था। आउटडेटेड थी सारी टेक्नोलॉजी, जितनी भी वो थी पुराने वाले थे, मॉडर्न तो थे नहीं। ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम था। लैंडलॉर्ड और ये टेनेंट मतलब जमींदार वर्सेस टिलर के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी क्योंकि वो लोग ब्रिटिश को ना भगा दिए थे हम लोग, लेकिन सेमी फ्यूडल तो थे। सेमी फ्यूडल कहने का मतलब अभी जमींदार तो कब्जा करके बैठे थे, तो कई बार टेनेंट लोग यानी जो उस पे काम करने वाले लोग हैं, उनके और इनके बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, और जो टिलर्स थे उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग थी। मेजोरिटी लोगों को, जमींदार को छोड़ के बाकी सबको थोड़ी थोड़ी ही लैंड होल्डिंग मिला करती थी। ठीक है, या उनके पास बहुत कम लैंड हुआ करता था। ये प्रॉब्लम प्रिवेल करती थी कब? 1950 में, जब हमने ब्रिटिशर्स को भगाकर खुद को इंडिया के ऊपर मतलब अपना इंडिया पे कंट्रोल लिया था वापस। तो उस टाइम पर ऐसी दशा हुआ करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमें इन चीजों को ठीक करना हुआ। तो 1950 में हमने 5 ईयर प्लानिंग करी थी और 51 से उसको लागू कर दिया था। तो अब कैसे कैसे हमने इसको सही किया ये देखते हैं। तो आज हमारा प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर का सॉल्यूशन मेजर्स हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें दो बड़े बदलाव लाए गए। एक बदलाव का नाम था लैंड रिफॉर्म और एक का नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो, लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड को लेकर ना बहुत सारे, उसकी जो लैंड जिस तरीके से फॉर्म हुआ था, मतलब जमींदार वाला, या लैंड, लोगों को पास बहुत छोटे छोटे लैंड थे, किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड थे, तो ये लैंड को लेकर जो उसके स्ट्रक्चर में फॉल्ट था ना, उसको सही करने का काम लैंड रिफॉर्म ने किया। अब लैंड मिलने पर उस लैंड पर प्रोडक्टिविटी भी हो, उपज भी हो, उसके लिए था ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले लैंड दिलाने का और फिर लैंड में वो कल्टीवेशन कराने का, दोनों का सॉल्यूशन निकाले हम। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब ओनरशिप बदलना। ठीक है, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ओनरशिप बदलना। ठीक, ओनरशिप ऑफ लैंड मतलब पहले जो जमींदार थे उसको एबोलिश कर देना, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उसको हटाना। ऊपर से अगर जहां जमींदार नहीं है, कुछ लोग थे जिनके पास खूब सारा लैंड था, तो उनके लैंड पे ना, लैंड होल्डिंग पे मैक्सिमम लिमिट सेट कर देना कि एक इंसान के पास इतने एकड़ से ज्यादा की जमीन हो ही नहीं सकती, होगी तो भैया उसको सरकार ले लेगी, और वो किनके पास जाएगी? जो लैंडलेस लेबर लोग हैं, जो मार्जिनल लेबर लोग हैं, उनके पास जाती थी। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म का में हमने क्या किया? ये जमींदारी सिस्टम को हटाया और लैंड सीलिंग लाया। ठीक है, अच्छा याद रखना, इससे हमारा इक्विटी का ऑब्जेक्टिव भी लिंक्ड था। इक्विटी होगी ना, जो ये भेदभाव हुआ था इसी के चक्कर में हुआ था, अब वो ठीक होगा इससे। ठीक है, ओके, तो ये था लैंड रिफॉर्म। फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए कि अब खेत दे दिया तो उस पर खेती करने के लिए भैया अच्छे से उनको फैसिलिटी चाहिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में याद रखना, जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हमने रिप्लेस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाके। दूसरी बात, हमने उस वक्त जो इरिगेशन की फैसिलिटी, कल्टीवेशन के लिए जो साधन चाहिए थे, फैसिलिटीज चाहिए थे, वो नहीं थे ना, तो उसको भी इंट्रोड्यूस किया हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में ये सारी चीजें भी हमने रखी। इसमें एक बहुत बड़ा सा बदलाव हमने लाया। वी इंट्रोड्यूस्ड वन सीड कॉल्ड HYV सीड या मिरेकल सीड। HYV सीड या मिरेकल सीड, इसका कहने का मतलब है हाई इल्डिंग वैरायटी की सीड हम लोग लाएं। ठीक है, जिसको हम मिरेकल सीड कहते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बात बता रहा हूं। अगर आप नॉर्मल एक बीज से मक्का उगाते हो,
तो बेटा उसके छोटे छोटे दाने और कुछ ही दाने होंगे एक बाल के अंदर में, एक जो हमारा रहेगा एक पीस उसमें कम दाने होंगे। लेकिन HYV सीड से उगाओगे तो बड़े बड़े दाने होंगे और ज्यादा लंबा भी होगा और ज्यादा नंबर ऑफ दाने भी होंगे उसमें। तो उसको कहते हैं हाई ईल्ड वेराइटी, ठीक है, हाई ईल्ड की वेराइटी वाली सीड होते थे, ठीक है। तो ये सब हमने इंट्रोड्यूस किया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या क्या किया बेटा? तो सीधा सीधा बात है, ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल को हटा दिया, क्या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को हटा दिया, रिप्लेस करके ले आया मॉडर्न टेक्नोलॉजी। HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन किया, इरिगेशन और कल्टीवेशन के साधन दिए। क्या दिए बेटा? इरिगेशन का, कल्टीवेशन का हम लोगों ने पूरा ऑप्शन दिया कि भैया आप कैसे इरिगेट करो, कैसे कल्टीवेट करो, वो सबका, सिंचाई का, जोतने बोने सबके लिए भैया हमने फैसिलिटी दी। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिकवरी मोड अपना अपना लिया। इतना बात समझ में आया? एक एक चीज को अच्छे से बता रहा हूं, ठीक। आप लोग प्लीज, ये थोड़ा सा आपको फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा होगा क्योंकि एक एक चीज मुझे यहाँ समझानी है। हालांकि मैं वर्बली भी बता रहा हूँ और आप पॉज करके जूम कर लेना, ठीक है। इतना तो आपको करना होगा क्योंकि एक बार में जब ग्लिम्स आपको मिल रहा है, उसका आपको जो कैप्चर पावर होगा ना, याद होने का रिटेंशन, वो बहुत हाई होगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने छोटे फॉन्ट साइज का यूज किया है, ठीक है। चलो, तो आज हमने ये देख लिया कि 1950 से 1990 तक प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम थी और उसको कैसे सॉल्व किया गया। हम इसी की कहानी को, इसी के लेसन्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन चीजों को रिवाइज कर लेना। अपने डाउट्स अगर कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना या व्हाट्सएप कर देना। मैंने कई वीडियोस में बताया है, आप वहां से नंबर ले सकते हो, ठीक है। टाइमिंग 9 to 11 PM रहेगी, ठीक है। उसमें मैं आपको क्वेरीज का रिजॉल्व करके दे दूंगा। हाँ, और अगर कोई भी, अगर आपको मतलब ये नोट्स या मटेरियल का जरूरत होगा तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक हमने डाला है, ठीक है। हमारे चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो, और इवन टेलीग्राम का आप वहां भी ज्वाइन करोगे तो हम मेजॉरिटी ऑफ द चीजों का नोट्स दे देंगे। हालांकि मैं रेडीमेड ये पूरा PDF आपको नहीं दे सकता, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप भी जानते हैं, ठीक है। और कॉपीराइट इश्यूज भी है इसमें। तो प्लीज उतना कोऑपरेट आप करना, अपने डाउट्स लाना, पूछना। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि बहुत थियोरेटिकल हो जा रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे बताना। हालांकि मैं मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको पढ़ाने का, इंटरलिंक्ड वे से पढ़ाने का पूरा कोशिश करता हूं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।